Now let's move to the next question. Let area of the region enclosed by the curve y is equal to minimum of sin x, cos x. ठीक है, मिनिमम के साथ करली ब्रेसेस में दो फंक्शंस लिखे हैं, तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो रखेंगे, मैक्सिमम वाले को छोड़ देंगे. ठीक है, मिनिमम इज़ अ काइंड ऑफ फंक्शन. मिनिमम एक फंक्शन है जिसके अंदर बहुत सारी इनपुट्स दी जाएंगी, कॉमा डाल के सेपरेट किया जाएगा. उन तीनों में से जो मिनिमम होगा, या चारों में से या दो में से, है ना, एटलीस्ट दो तो रखने पड़ेंगे ना, तभी तो कंपैरिजन होगा कि मिनिमम कौन है और मैक्सिमम कौन है. तो जो मिनिमम होगा वो रख लेंगे, मैक्सिमम वाले को छोड़ देंगे. और एक्स एक्सिस के साथ जुड़ता हुआ एरिया फ्रॉम x इक्वल्स टू -π से लेके पाई तक जो एरिया आएगा दैट इज़ ए. सो व्हाट इज ए स्क्वायर, मतलब हमें एरिया कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद हम उसका स्क्वायर कर देंगे. ठीक है. अच्छा, अब इसके लिए हमें चाहिए होगा ग्राफ sin x और cos x का बिटवीन -π से पाई तक. ठीक है. सो लेट अस से दिस इज अ x axis and here it is a y axis like this. और यहाँ पे ओरिजिन ये हो गया पाई और यहाँ पे आएगा -π. ठीक है, ये क्लियर है. अच्छा, अब sin x का ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ से ऐसे करके और दोनों साइड में एक जैसा बनाएंगे, ऐसे करके. समथिंग लाइक दिस. ठीक है जी. बीच में यहाँ पे आ जाएगा π/2 ये वाला, और ये होगा -π/2. अच्छा, वैसे हमें इसकी ज़रूरत है नहीं है क्योंकि हमें इसके ऊपर cos x का ग्राफ भी प्लॉट करना है. तो cos x का ग्राफ देखें ज़रा. cos x का ग्राफ यहाँ से बनेगा जहाँ पे 1 आएगा और ये -1. ठीक है. cos x का ग्राफ ऐसे बनेगा, π/2 पे 0 हो जाएगा और पाई पे -1 देगा. और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे फिर ऐसे करके जाएगा, यहाँ पे π/2 था ना, और ऐसे करके ग्राफ जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब ये दोनों ग्राफ कहाँ पे कट करेंगे, ये जो पॉइंट है दिस इज़ π/4 और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज़ -3π/4. ठीक है, ये ग्राफ्स है sin x और cos x की इंटरसेक्शन जहाँ पे होती है. हमें क्या रखना है, मिनिमम वाला. ठीक है जी. और हमारी जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो ये है -π से π. ठीक है, ये क्लियर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन. अब ये दो कर्व्स आपके सामने हैं, हमें इन दोनों में से उस कर्व को रख लेना है जहाँ पे जो कर्व मिनिमम है. तो आप देखो, जो कर्व इसमें से मिनिमम है, ठीक है, वो रेड कलर वाली है. तो इस कर्व का कोई काम नहीं है, रेड कलर वाली कर्व मिनिमम है जिसका नाम है cos x. अब याद रखना, रेड वाली cos x है, जो पर्पल वाली है वो sin x है. ठीक है. अच्छा, 3π/4 के बाद cos x की कर्व ऊपर चली गई, sin x वाली कर्व नीचे आ गई. तो अब इस कर्व का कोई काम नहीं है. ठीक है, यहाँ तक. अब इसके बाद क्या हुआ, sin x वाली कर्व ऊपर है, cos x वाली कर्व नीचे है पाई तक. तो ये है एरिया. अब देखो कौन सा एरिया है, एक ये वाला x एक्सिस के साथ जुड़ता हुआ ये वाला एरिया. ठीक है, यहाँ तक. और फिर ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया. हमें इस एरिया को कैलकुलेट करना है. अब क्योंकि उसने एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, जो डाउन साइड एरिया है वो नेगेटिव साइन के साथ, जो अप साइड एरिया है वो पॉजिटिव साइन के साथ. रेड कर्व cos x को रिप्रेजेंट करती है, ये जो पर्पल कर्व है ये sin x को रिप्रेजेंट करती है, ये cos x को. ठीक है. तो देखो, पहले cos x का इंटेग्रल होगा, cos x को हम इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस करना है. कहाँ से, -π से लेके -3π/4. cos x -π से -3π/4 और इसके बाहर नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि ये वाली जो कर्व है ये डाउन साइड द x एक्सिस है. फिर प्लस
अब साइन एक्स की कर्व शुरू हो गई, कहाँ से, -3/4 से लेके π/4 तक। लेकिन आप एक बात का ध्यान दो इसमें, -3π/4 से 0 तक एरिया नेगेटिव है, मतलब डाउन साइड है, 0 के बाद π/4 तक एरिया अप साइड है। तो हम साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे -3π/4 से लेके 0 तक, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव, फिर प्लस साइन एक्स की इंटीग्रेशन 0 से π/4। ठीक है, तो हमने 1 2 3 एरियाज़ अभी तक कर लिए। अब इस पे आ गए चौथा वाला एरिया, ये वाला एरिया। इसमें ये देखो अब cos x का इंटेग्रल है और ये π/2 है ना। तो π/4 से π/2 एरिया ऊपर है, π/2 से π तक एरिया नीचे है। तो अब क्या करेंगे इसमें, प्लस π/4 से π/2 cos x dx। ठीक है, मैं यहाँ से अब इसको थोड़ा सा इरेज करने लगा हूँ, लिखने के लिए जगह चाहिए। अब फिर दोबारा cos x का इंटेग्रल है, लेकिन अब नेगेटिव साइन के साथ आएगा बिकॉज एरिया नीचे आ गया। इंटेग्रल π/2 से π cos x dx। ठीक है, हमने 5 पार्ट बनाए थे। ये वाला था एरिया A1, ये वाला एरिया A2, देन एरिया A3, एरिया A4 और ये है एरिया A5। इन सबको ऐड ऑन करेंगे तो हमें टोटल एरिया आएगा जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, फिर हम उसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने जस्ट इनकी इंटीग्रेशन करनी है और इसमें लिमिट्स वगैरह पुट करेंगे। ठीक है, लिमिट्स वगैरह पुट करेंगे, पूरा इसको सॉल्व करेंगे सबको। ठीक है, तो सब एरियाज़ को प्लस माइनस करने के बाद आपका जो आंसर है वो 3 आएगा। सो आपसे पूछा जाता है ए स्क्वायर विल बी 9, तो यहाँ पे 9 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, लेट ए बी द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x into mod of x minus 3 and x-axis and the ordinates x is equal to -1 से x equals to 2, then 12 times a is equal to what। अच्छा, अब देखो इसमें x minus 3 पे मॉडुलस है, यहाँ पे काम खराब होगा क्योंकि x minus 3 का मॉड हटाने के लिए हमें प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये x minus 3 को अगर हम 0 करें तो x will be 3, मतलब मॉड ऑफ x minus 3 जो है 3 पे अपना साइन चेंज करेगा, इसके आगे प्लस आएगा, पीछे नेगेटिव आएगा। अच्छा, आप अपनी लिमिट्स देखो, वो तो -1 से 2 में है। ठीक है, -1 से 2 में, तो -1 से 2 तक चलते हुए x minus 3, मतलब 3 पे तो कभी पहुंचेंगे ही नहीं। इसका मतलब मॉड को हटाने के लिए हमेशा ही नेगेटिव लगेगा बिकॉज हमने 3 को क्रॉस किया ही नहीं। -1 से चले और 2 पे रुके तो 3 को तो क्रॉस हुआ ही नहीं, ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन बनेगा इसका y is equal to x into 3 minus x, that is 3x minus x square, और आप इसको लिख सकते हो -x² प्लस 3x। नाउ व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ डाउनवर्ड पैराबोला। ये क्वाड्रेटिक है जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अच्छा, इसकी रूट्स कहाँ पे आएंगी, रूट्स इसको अगर हम 0 के इक्वल करें तो एक तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक 3 आ जाएगी, तो रूट्स इसकी 0 एंड 3। तो ये जो पैराबोला है ये कुछ ऐसे बनेगा, एक तो 0 और एक यहाँ पे 3, ऐसे करके टर्न लेगा, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया पैराबोला। ऐसे होगा ना, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे करके, ये हो गया पैराबोला जो किस में से पास करता है, 3 और 0 में से। अच्छा, अपना जो इंटेग्रल है वो -1 से लेके यहाँ पे कहीं पे 2 आएगा, इतना इंटेग्रल करना है हमें, इतने पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है, मतलब कि ये वाला पोर्शन तो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, आगे तो चाहिए नहीं,
हमें अब कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। तो अब आप ध्यान से देखो, कर्व का नाम नहीं बदलेगा, हाँ बस ये है कि जो एरिया डाउन साइड है वो नेगेटिव में आएगा, जो एरिया अप साइड है वो पॉजिटिव में आएगा। तो ये जो एरिया A1 और एरिया A2 है, इनको मिला के अपना टोटल एरिया आएगा, A विल बी A1 प्लस A2। नाउ व्हाट इज़ A1, डाउन साइड है तो ये बनेगा माइनस ऑफ -x² प्लस 3x फ्रॉम -1 to 0, फिर प्लस 0 to 2 -x² प्लस 3x, ऑफकोर्स tx लिखना है साथ में, वो आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो आपको इसको 2 बार इंटीग्रेट करना है, उसमें आप अपनी लिमिट्स वगैरह पुट करेंगे। लिमिट्स वगैरह पुट करने के बाद इसका जो टोटल आंसर आएगा दैट विल बी 31/6। और आपने क्या फाइंड, दिस इज़ a, आपको क्या चाहिए 12 इंटू a, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करो। सो देयरफॉर 12 टाइम्स a इज इक्वल्स टू 12 इंटू 31/6, इसको कट किया तो ये 62 बनेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी 62। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द रीजन x माइनस वाई मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 4√x। ठीक है, अच्छा अब इसमें इक्वालिटी लगाएं सबसे पहले तो, है ना। सॉल्यूशन मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू 4√x। पहले अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, इसको हटाएं, ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी लगाई। मॉड को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। ठीक है, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई और x माइनस वाई इज माइनस वाई। यहाँ से आया x इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू 2y। ठीक है, x इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, मतलब आपको y एक्सिस के पीछे नहीं आना है। ठीक है, x इक्वल टू 0 मतलब ओरिजन है, ओरिजन से शुरू करेंगे, आगे कहाँ तक चलेंगे। अच्छा, दूसरी हमें क्या गिवन थी यहाँ पे, ये गिवन था y लेस देन इक्वल टू 4√x SBS y² इज 16x। नाउ व्हाट इज दिस, y² इज इक्वल टू 16x, दिस इज अ राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करें ज़रा। ये हो गया राइट हैंडेड पैराबोला, जिसको हम कहेंगे y² इज इक्वल टू 16x। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या है, वो ये y एक्सिस, इसका नाम है x इक्वल टू 0, y एक्सिस का नाम। ठीक है, x इक्वल टू 2y, एक तो ये ओरिजिन में से पास करेगी लाइन 0 पुट करने पे, है ना, इसमें 0 0 आ जाएगा। और दूसरा, ये लाइन ऐसे करके जाएगी, क्या इसको कट करेगी, क्या लाइन ऐसे चली जाएगी, या फिर लाइन जो है इसको ऐसे कट करके जाएगी, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, x की जगह 2y या फिर y क्या था अपना 4√x, यहाँ से y की वैल्यू x/2। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू x/2 और यहाँ से y की वैल्यू 4√x। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं y की, इनको कंपेयर करें, x/2 इज इक्वल टू 4√x। ठीक है, स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग करने से आपके पास आएगा x²/4, उधर चला गया 16 इंटू 4x, तो x कॉमन आएगा। ठीक है, एक x की वैल्यू आ जाएगी 64 और एक x आ जाएगा 0, तो 0 तो है ही ऑलरेडी, ओरिजिन पे तो कट करेगा ही। एक यहाँ पे कहीं पे 64 होगा, है ना, यहाँ पे कहीं पे 64 होगा, तो लाइन इसमें से ऐसे पास करके जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया ना, ऐसे करके ये लाइन बनेगी। ठीक है जी, और ये लाइन थोड़ा सा अगर पीछे भी कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सही है, क्लियर। शेड कहाँ पे होगा, अब शेडिंग पोर्शन रह गया, शेड कहाँ पे होगा। तो जो हमारी पहली इनइक्वालिटी थी x माइनस वाई मॉड लेस देन इक्वल टू y। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 64,0, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट 64 है, यहाँ से हमें पता चला। 64,0 इसमें पुट करो, 64 माइनस 0
लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये फॉल्स है, और ये यहाँ से बना था ना, x इक्वल टू 2y से बना था। इसका मतलब है इस लाइन का शेड 64 की तरफ, 64,0 की तरफ नहीं होगा, इसका शेड होगा अवे फ्रॉम 64, ऊपर वाली साइड, ठीक है, इस साइड में शेड होगा। अच्छा, पैराबोला का शेड कहाँ पे होगा? पैराबोलिक कर्व यहाँ से बनी थी, y लेस देन इक्वल टू 4√x। यही पॉइंट अगर आप इसमें पुट करो, 0 लेस देन इक्वल टू 4√64, यस इट इज़ ट्रू। तो पैराबोला का शेड इसकी तरफ होगा, ठीक है। तो अब देखो कॉमन शेडिंग पोर्शन कहाँ पे आएगा इसमें, ये वाला जो पोर्शन है छोटा सा, ये कॉमन शेडिंग है, 0 से स्टार्ट होके 64 तक है, क्लियर है। ऊपर कौन है? पैराबोलिक कर्व, नीचे कौन है? लाइन। तो लाइन कौन सी है? ये वाली, x इक्वल टू 2y, मतलब y इक्वल टू x/2। तो आपने क्या करना है, y फ्रॉम लाइन माइनस y फ्रॉम पैराबोला विद dx, सॉरी पैराबोलिक लाइन ऊपर आएगी ना, पैराबोला ऊपर है, और यहाँ पे लाइन वाली वैल्यू नीचे आएगी, लाइन नीचे है, पैराबोला ऊपर है, ठीक है। और 0 से लेके 64 तक, दिस विल बी द एरिया। और हमें क्या चाहिए? बस ये एरिया ही चाहिए। इसको आप करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 4√x माइनस x/2 dx फ्रॉम 0 से 64। इसके आगे का काम आपका है, आप इसको बड़ी सिंपली पावर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर मैं आपको बता दूंगा, ऑप्शन इसका बनेगा ए, ठीक है, 1024/3। ये आप कर लेना सॉल्व को। नेक्स्ट, इफ़ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y is equal to 4 minus x²/4 and y is equal to x minus 4/2 is equal to alpha, then 6 times alpha is equal to what? अच्छा, ये देखो फिर से सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको दो इक्वेशंस गिवन है। y is equal to 4 minus x²/4, ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है, बिकॉज इसमें x का कॉफिशेंट नेगेटिव है, x² का, ठीक है। और y is equal to x minus 4/2, ये लीनियर इक्वेशन है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है, सही है। अच्छा, बस मुझे ये देखना होगा कि ये ज़ीरो कहाँ पे होगा, ठीक है ना। ये तो मुझे पता चल गया है कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है, y इज इक्वल टू माइनस x²/4 प्लस 4, दिस इज़ अ डाउनवर्ड पैराबोला, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 4/2, सेकेंड इक्वेशन, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अच्छा, डाउनवर्ड पैराबोला, इसकी रूट्स क्या होंगी? इसको 0 के इक्वल करके देखो, माइनस x²/4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो माइनस x² इज माइनस 16, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है। इसका मतलब जो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अच्छा, और एक बात, ये जो पैराबोला है ना, ये इसका जो क्या कहते हैं टर्न आएगा, वो कहाँ पे आएगा? पैराबोला का वर्टेक्स, जहाँ से पैराबोला टर्न लेता है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स हमेशा रूट्स के मिडल पे होगा, ठीक है, वर्टेक्स हमेशा रूट्स के मिडल पे होगा, ये बात सबको पता है, नहीं पता तो अब आपने सुन ली है। सो दिस इज़ अ y एक्सिस एंड हेयर इट इज़ अ x एक्सिस, यहाँ पे -4, यहाँ पे +4, तो पैराबोला विल बी समथिंग लाइक, ये वर्टेक्स आ गया बिल्कुल मिडल पे, ठीक है, मिडल पे ये वाली लाइन है y एक्सिस, यहाँ पे वर्टेक्स है, पैराबोला ने यहाँ से टर्न ले लिया, ठीक है जी। दूसरा, लाइन कैसे बनेगी? अच्छा, क्या लाइन ऐसे बनेगी या फिर लाइन ऐसे बनेगी जो जस्ट पैराबोला को टच करके जाएगी, या फिर लाइन ऐसे बनेगी जो वाकई पैराबोला को कट करेगी? तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों का y इक्वेट करके देख लो, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम दोनों का y कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -x²/4 प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू x माइनस 4/2, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये एलसीएम का झंझट खत्म हो जाए, -x² प्लस 16, 2 कट गया, 2x माइनस 8, ठीक है। इट इम्प्लाइज, ये आपका बन गया x² इधर आ गया, प्लस हो गया, 2x ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये इधर आके माइनस हो गया, -24 इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर -6 और 4 आ जाएगा। चेक करो ज़रा, -6 और 4, ठीक है।
इसका मतलब है 4 तो यहाँ पे है, इसका मतलब लाइन इसमें से पास करेगी और -6 यहाँ पे कहीं पे पीछे होगा। तो इसको जब आप पूरा आगे करोगे ऐसे करके, है ना, लाइन यहाँ से पास मैंने -6 थोड़ा ज़्यादा ही दूर लगा दिया है, समझने के लिए मैं थोड़ा सा पास लगा लेता हूँ, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है जी। तो लेट अस से यहाँ पे -6 है, तो -6 को ऐसे आगे करो डाउन लाइन और पैराबोला को आगे करो, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इन दोनों में से आपकी जो लाइन है वो पास करके जाएगी। ये चीज़ समझ में आई? क्योंकि लाइन और पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या निकला, -6 और 4 तो ये रहा, -6 -4 से पीछे आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लाइन और पैराबोला के बीच में जो एरिया बाउंड हुआ आपको वो एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला, आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, दैट इज़ बिटवीन लाइन एंड पैराबोला। अच्छा ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सिंपल एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स वाला कॉन्सेप्ट है कि जो कर्व ऊपर है उसमें से नीचे वाली कर्व माइनस करो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो, एंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हम देख रहे हैं, मतलब हम हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखेंगे, ऊपर है पैराबोला, नीचे है लाइन, -6 से लेके 4 तक। सो व्हाट विल बी एरिया, सो एरिया इज इक्वल्स टू -6 से लेके 4 y फ्रॉम पैराबोला माइनस y फ्रॉम लाइन विद dx, मतलब हम हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे देख रहे हैं, सही है। सो व्हाट इज़ y फ्रॉम पैराबोला, 4 - x² बाई 4 प्लस सॉरी माइनस व्हाट इज़ y फ्रॉम लाइन, क्या था यहाँ पे, x - 4/2 ना, x - 4/2 -6 से लेके 4, देखो अगेन सिंपल, इसमें क्या लगना है, पावर फार्मूला लगना है, ठीक है। पावर फार्मूला लगाने के बाद पूरी कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, आपका जो अल्फ़ा आएगा दैट विल बी, मतलब जो एरिया आएगा, एरिया को उसने अल्फ़ा का नाम दिया था ना, एरिया इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, तो यहाँ से आपको अल्फ़ा मिल जाएगा जिसको हमने एरिया कहा 125/3, ठीक है। ये आप कर लेना सॉल्व। हमें क्या चाहिए, 6 टाइम्स अल्फ़ा, तो 6 × 125/3 250, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन 250, ठीक है। एक और देखते हैं नेक्स्ट, इफ़ द एरिया ऑफ द रीजन 1 + x² लेस देन इक्वल टू y लेस देन मिनिमम ऑफ x + 7, 11 - 3x इज a, देन 3 टाइम्स a इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अच्छा अब इसमें अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की तरफ ध्यान दें, 1 + x² इज इक्वल टू y, है ना, इनइक्वालिटी हटाई, और दूसरी क्या है, y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x + 7, 11 - 3x। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि y इज इक्वल टू, अगर ये लिखेंगे लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं y इज इक्वल टू ये लिखूँगा तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो हमारे पास ना यहाँ से बेसिकली 2 इक्वेशंस आ गई, y इज इक्वल टू x + 7, y इज इक्वल टू 11 - 3x। अब दोनों में से जिसका ग्राफ ऊपर जाएगा वो रिजेक्ट होगा, जिसका ग्राफ नीचे आएगा वो सिलेक्ट होगा, क्योंकि मिनिमम रखना है। अच्छा कुछ पोर्शन में ये वाली लाइन डोमिनेट करेगी, कुछ पोर्शन में ये वाली लाइन डोमिनेट करेगी, तो जो डोमिनेट करेगी उसको रिमूव करेंगे, बिकॉज हमें मिनिमम रखना है, ठीक है। क्या ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ऑफ कोर्स ये करेंगी, बिकॉज ये पैरेलल लाइन थोड़ी ना है। लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन 3 तरह की होती है, पैरेलल, कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग। ना तो ये पैरेलल है ना ये कोइंसिडेंट है, ऑफ कोर्स ये इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो आपस में इंटरसेक्ट भी करेंगी। इंटरसेक्ट कैसे करेंगी अभी पता कर लेते हैं। दोनों का y कंपेयर कर दो, x + 7 इज इक्वल टू 11 - 3x, तो ये बनेगा 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1, और x को 1 कहीं भी पुट करो, यहाँ करो या यहाँ करो, y 8 आएगा। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, कैपिटल X के ऊपर ऐसे, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ 1,8, ठीक है। अच्छा फिर दोबारा ध्यान से देखो, इस लाइन की जो स्लोप है, जैसे हम लिखते हैं ना y इज इक्वल टू mx + b या mx + c, जो भी आप कहते हो, है ना, b या c जो भी कहते हो, m इज़ कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन, वो पॉजिटिव है, तो ये ऊपर की तरफ जाने वाली लाइन है,
इसको अगर हम लिखें y इजिकल टू एम एक्स का कॉफिशिएंट नेगेटिव है तो ये लाइन नीचे की तरफ आने वाली लाइन है, मतलब एक लाइन ऊपर जाएगी, एक लाइन नीचे आएगी, जहाँ पे कट होंगी वो है पॉइंट, अगर मैं एक्स एक्सिस पे देखूँ तो ये पॉइंट है 1 और वाई एक्सिस की तरफ से यहाँ पे 8 आएगा, सो दिस इज़ 1,8। इसका मतलब 1 से पीछे पीछे ऊपर जाने वाली लाइन मिनिमम है, और जैसे ही 1 को क्रॉस किया तो जो नीचे जाने वाली लाइन है वो मिनिमम है, बिकॉज ये तो ऊपर चली गई ना, हमें दोनों में से मिनिमम रखना है, जो नीचे रहेगी कब वो रखनी है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये तो सॉल्व हो गया, इसका ग्राफ हमें पता चल गया। ग्राफ इसका ऐसे बनेगा कि यहाँ पे 1 होगा और y एक्सिस पे कहीं पे 8 होगा, 1,8 तक। अच्छा, इसमें x को अगर 0 करेंगे तो y 7 आएगा, तो लाइन ऐसे करके निकल के जाएगी, ठीक है। अब ये थोड़ा मैं रफली लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे, सही है, आप समझ जाना। अरे 8 को थोड़ा नीचे कर लेते हैं समझने के लिए, यहाँ पे मान लो 8 है, ठीक है। ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, और आगे जाएगी पर हमें वो चाहिए ही नहीं। 1 के बाद नीचे जो आने वाली लाइन है वो डोमिनेट करेगी, जो आपकी आ जाएगी ये वाली, है ना, ये वाली y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x। अब रह गया इसका काम, ये क्या है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ याद करो, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है तो दिस इज अपवर्ड पैराबोला, ओरिजिन में से पास करने वाला। अगर हम वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में 1 प्लस करें तो पैराबोला एक यूनिट ऊपर चला जाएगा, 1 में से पास करके जाएगा। पहले वो 0 में से पास करता था, अब वो 1 में से पास करेगा, ठीक है, सिंपल बात है। अब मैं सारे ग्राफ्स को एक जगह पे क्लब करूँगा। अच्छा, इसको मैं इरेज नहीं करता, आपके समझने के लिए ये बना रहने देता हूँ। अब बात ये है कि पैराबोला ऐसे करके जाएगा ना, ठीक है ना। हमें कैसे पता चला पैराबोला इसको कट करेगा, सिंपल सी बात है। देखो इसमें ये जो पॉइंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ये 7 पे है, क्योंकि इसमें x को 0 करेंगे तो y 7 आएगा, तो y 1 तो बहुत नीचे होगा, तो पैराबोला इसमें से ऐसे पास करके जाएगा। अब क्या पैराबोला दूसरी वाली लाइन को कट करेगा या नहीं करेगा? हो सकता है पैराबोला, देखो पहली वाली लाइन को तो उसने कट करना ही है, ये तो पक्की कंफर्म है, ये बात कंफर्म है, ठीक है ना। ऐसे हो सकता है पैराबोला या फिर ऐसे हो सकता है पैराबोला, अब डिपेंड करेगा पैराबोला दोनों लाइंस को कट करता है क्या। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लेंगे दोनों के साथ। एक लाइन थी ये वाली y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, एक लाइन है ये वाली y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x, और ये पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। अब आपने ये ग्राफ वगैरह सब प्लॉट कर लिए हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे इतना झंझट नहीं चाहिए यहाँ पे। इसको भी मैं दोबारा ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अच्छा, वैसे लिखा हुआ था। अच्छा, हम इसके साथ अगर एलिमिनेशन देखें तो y की जगह ये पुट कर दें, x प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, सो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा यहाँ से, एक तो यहाँ से, ठीक बनी है इक्वेशन, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 3x प्लस 2, एक्स माइनस 3 और x प्लस 2, बिल्कुल सही है। तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू माइनस 2, तो मतलब जो पैराबोला इसमें से निकल के जाएगा, ग्रीन कलर से इसमें से निकल के जाएगा, वो जहाँ पे इसको कट करेगा ये पॉइंट है -2। आगे चल के जहाँ पे कट होगा 1 के बाद, क्योंकि ये लाइन और ऊपर जाएगी, पैराबोला यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कट होगा तो ये पॉइंट होगा 3, लेकिन हमें वहाँ तक पहुँचना ही नहीं है, ठीक है ना, दूसरे पॉइंट तक हमें पहुँचना ही नहीं है, सही है। ये चीज़ समझ में आई, जो पैराबोला है अभी हमने कैसा बनाया था, ऐसे करके, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये है 1, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे पैराबोला का, तो पैराबोला की इक्वेशन तो यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये दूसरी लाइन है 11 माइनस 3x, दोनों को इक्वल करके देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 11 माइनस 3x, सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, तो 5 2 10, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -5 और 2,
ठीक है। इसका मतलब ये लाइन जब ऐसे जाएगी, अब ना पैराबोला थोड़ा मेरे से सिमेट्रिकल नहीं बना, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ दोबारा ड्रॉ करने की, सिमेट्रिकल पैराबोला ड्रॉ करने की, ऐसे करके, ठीक है जी। जहाँ पे उसने फर्स्ट लाइन को कट किया वो -2 वाला पॉइंट है, जहाँ पे उसने सेकेंड लाइन को कट किया वो पॉइंट है 2, ठीक है। 1 के बाद 2 आएगा ना, ऑफकोर्स 1 पे तो कर्व चेंज हो गई थी, वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, सही है। अच्छा, उसने कहा ये -5 पे भी कट करेगा, बिल्कुल करेगा। जब इस लाइन को आगे तक लेके जाओगे और इस पैराबोला को ऐसे ऊपर, है ना, अभी यहाँ से बन नहीं रहा, जब ऊपर लेके जाएंगे तो पीछे का जहाँ पे कट होगा वो -5 होगा, लेकिन हमें वो चाहिए ही नहीं, सही है। अब हमें क्या चाहिए, वी नीड टू फाइंड एरिया। ऑफ कोर्स आपका जो एरिया आएगा वो ये वाला आएगा, आप करके देख लो, एरिया ये वाला बनेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पैराबोला की इक्वेशन है ना, अगर आप इसमें ओरिजिन पुट करें 1 लेस देन इक्वल टू 0, सो दिस इज़ रॉन्ग। पैराबोला का शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ऊपर वाली साइड, ठीक है, और जो लाइंस हैं उनका शेड टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ठीक है जी। तो आपका ये वाला जो एरिया है, ये वाला हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, ये एक सेकेंड ज़रा, ये वाला जो एरिया है ना, एक मिनट बस, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है आपको ये कैलकुलेट करना है। अब इस एरिया को आप ध्यान से देखो, -2 से लेके 1 तक जो ऊपर कर्व है वो ये वाली है, ठीक है, और 1 से लेके 2 तक जो कर्व है वो नीचे आने वाली है, और पैराबोला -2 से 2 तक दोनों में से माइनस होगा। सो दैट मीन्स आपका जो इसमें एरिया आएगा, ठीक है, एरिया दैट विल बी इक्वल्स टू x + 7 फ्रॉम -2 to 1, फिर प्लस 11 - 3x 1 to 2, और इसमें से माइनस करेंगे पैराबोला वाली इक्वेशन, क्योंकि वो दोनों के नीचे है, -2 से 2 तक x² + 1 dx सबके साथ लगेगा, ठीक है। ये तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ जब आपको लाइंस की और पैराबोला की क्या कहते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ याद हैं, सब कुछ पता है, तो काम फटाफट से हो जाता है, क्लियर है। बस अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और अपना आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी a, उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपरली। x का इंटेग्रल क्या होगा, दैट विल बी x² / 2 -2 से 1, 7 के लिए 7x -2 से 1, फिर 11 के लिए 11x इसमें आएगा 1 से 2 -3 टाइम्स x² / 2 1 से 2, फिर माइनस x² का x³ / 3 -2 to 2 -1x का x -2 to 2, ठीक है। अब इसमें लिमिट्स डालते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करें, अब इसमें लिमिट्स लगाओ यहाँ पे लिमिट्स 1 पुट करने से 1 ओवर 2 तो आएगा ही है ना, ऑफ कोर्स 1 पुट करने से 1 -2 करने से 2 का स्क्वायर हो गया 4, +7 × 1 माइनस में +2, +11 × 2 - 1 1 -3/2 × 2 का स्क्वायर 4 - 1, फिर -1/3 2 का क्यूब 8, फिर -2 का क्यूब फिर से 8, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ओके देन नेक्स्ट -2 अच्छा -2 का क्यूब -8 आएगा, प्लस होगा माइनस में +2, ये बना -3/2 +21 +11 -9/2 -16/3 -4, ठीक है। ये दोनों टर्म्स को अगर प्लस करें तो बनेगा -12/2 मतलब -6 और -4 -10, इसमें से चला गया 10 निकल गया, 11 बचा, 11 और 11 22 -16/3, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 50/3, दिस विल बी एरिया ए, और हमें क्या चाहिए, वी नीड टू फाइंड 3 टाइम्स ए, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स ए दैट इज इक्वल्स टू 50,
D is the correct option. Now the next question is, let the area enclosed by the curves mod of y is equal to 1 minus x square and x square plus y square is equal to 1 be alpha. If 9 times alpha is equals to beta pi plus gamma, where beta and gamma are integers, then what is the value of beta minus gamma modulus? ठीक है. अच्छा, अब इसमें ये वाली जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है जिसका ओरिजिन पे सेंटर होगा और रेडियस होगा 1 यूनिट. ठीक है, हम इस पे फोकस करें ज़रा. इसका क्या बनेगा? ये जो सेकंड इक्वेशन है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली, ये तो पता ही ये सर्कल बनेगा. इस पे देखें ज़रा क्या बनेगा. इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ऐसे लिखेंगे इसको, बिकॉज मॉडुलस को हटाने के लिए है ना प्लस माइनस लगाया जाएगा. तो ये आपका बन गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. अच्छा, जब हमने y का प्लस माइनस लगाया, बेसिकली होता क्या है, मॉड ऑफ y को ऐसे लिखा जाएगा ना, प्लस माइनस y. प्लस y कब आएगा? इफ़ y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. और -1 माइनस y कब आएगा? इफ़ y इज़ लेस देन 0. इसका मतलब जहाँ पे हमने नेगेटिव लिया था उसमें y नेगेटिव है. ठीक है ना, y की वैल्यू नेगेटिव है. और जहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन के साथ मॉडुलस रिमूव किया, इसका मतलब उसमें y पॉजिटिव है. ठीक है, ये चीज़ अब क्लियर है ना. मॉड को हटाने के लिए, जैसे मॉड x के लिए प्लस माइनस मॉड x के लिए प्लस माइनस x लगता है, x पॉजिटिव x नेगेटिव है ना. ऐसे ही मॉड y को हटाने के लिए प्लस माइनस, वो प्लस माइनस हम ले गए राइट साइड पे. ठीक है, ताकि वो y जो है वो पॉजिटिव हो जाए. लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव किया था, इसका मतलब इस केस के लिए y नेगेटिव है एंड इस केस के लिए y पॉजिटिव है. यही चीज़ बनी यहाँ पे. ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कौन सा पैराबोला है? ये अपवर्ड पैराबोला है. फिर दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे करके ओरिजिन में से पास करेगा. ठीक है, लेकिन अगर हम लिखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ग्राफ जो है 1 यूनिट नीचे आ जाएगा. मतलब ऐसे करके बनेगा पैराबोला, लेकिन ऐसे करके आएगा. ठीक है जी. और x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? जहाँ पे इसकी रूट्स होंगी. इसको अगर मैं 0 के इक्वल करूँ तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, मतलब ये 1 और ये -1. ठीक है, ये आपका पहला ग्राफ हो गया. अच्छा, ये वाला ग्राफ आपने कितना रखना है? क्या आपको सारा ग्राफ रखना है? तो आंसर इज़ नो. हम ग्राफ का सिर्फ उतना पोर्शन रखेंगे जहाँ पे y नेगेटिव है, बिकॉज ये नेगेटिव साइन इसीलिए लगा था बिकॉज y नेगेटिव था. तो y नेगेटिव कहाँ पे होगा? x एक्सिस के नीचे. मतलब हम इस कर्व का ये वाला पोर्शन रखेंगे. ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं. फिर दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक डाउनवर्ड पैराबोला ओरिजिन में से पास करने वाला. लेकिन अगर हम कहें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो भी डाउनवर्ड पैराबोला, लेकिन 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा. ये 1 है, इसमें से पैराबोला ऐसे पास होके नीचे आएगा. ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा करके बना दूँ इसको. माइनस एक्स स्क्वायर की वजह से डाउनवर्ड और प्लस 1 की वजह से 1 यूनिट ऊपर से आएगा, यहाँ से आएगा. ठीक है, ये इसका ग्राफ है. लेकिन हमें क्या ये सारा ग्राफ रखना है? तो आंसर इज़ नो. हमें सिर्फ ग्राफ का वो पोर्शन रखना है जहाँ पे y की वैल्यू 0 से बड़ी है. तो हमें ये नीचे वाला पोर्शन यहाँ से रिमूव करना है. अच्छा, ये वाला ग्राफ x एक्सिस को कहाँ कट करेगा? जहाँ पे इसकी रूट्स हैं. और रूट्स कहाँ पे आएंगी? अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूँगा तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी फिर से. तो ये 1, ये प्लस माइनस 1. इसका मतलब है इन दोनों कर्व्स को मिला के इस कर्व का ग्राफ बन जाएगा. ठीक है, जो हमारे पास है ना, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसकी दो डेफिनेशंस बनी थी, माइनस वाई इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसके लिए y नेगेटिव और इसके लिए y पॉजिटिव. ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ देखें तो नेगेटिव साइड से ऐसे आया, ऐसे करके ये -1 1 और -1, और पॉजिटिव साइड से देखें तो ये ऐसे करके आएगा,
ऐसे करके। नाउ दिस इज़ नॉट अ सर्कल, ये गलती मत करना, ठीक है, ये कोई सर्कल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ सर्कल। ये दो पैराबोलिक कर्व्स है, एक ऊपर से आई और एक नीचे से आई, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बना। अब हमें दूसरी जो इक्वेशन गिवन है वो सर्कल की इक्वेशन है। अच्छा, अब सर्कल जो है उसका रेडियस भी 1 यूनिट है और सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे, ठीक है। तो सर्कल भी, एक सेकेंड ज़रा, सर्कल भी इन्हीं चारों पॉइंट में से पास करेगा, ये जो मैंने 4 पॉइंट्स लगाए हैं, ठीक है, सर्कल भी इन्हीं चारों पॉइंट्स में से पास करेगा, लेकिन सर्कल ऐसे बनेगा क्योंकि वो तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सर्कल तो एक जैसा होता है। तो अब इन दोनों कर्व्स को अगर मैं थोड़ा बड़ा करके बनाऊँ, यहाँ पे अगर मैं एक बार आपको थोड़ा एनलार्ज करके कर्व्स को ड्रॉ करके दिखाऊं तो कर्व्स कुछ ऐसे नज़र आएंगी। ये सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन पे, ठीक है, लग रहा है ना ओरिजिन पे, नहीं भी लग रहा तो मान लो सेंटर ओरिजिन पे है। और ये पॉइंट है 1, दिस इज़ -1, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ -1, ठीक है। अब क्या था, इनके अंदर पैराबोला था, तो डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे था, ऐसे करके, और सॉरी अपवर्ड पैराबोला ऐसे था, और ये डाउनवर्ड पैराबोला था, ठीक है। ये जो डाउनवर्ड पैराबोला था इसकी इक्वेशन थी y सॉरी ये जो अपवर्ड वाला y = x² - 1, इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और जो ऊपर से पोर्शन आया, ये वाला जो पोर्शन आया था, इसकी इक्वेशन थी y = -x² + 1, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स, इन दोनों कर्व्स के बीच वाला एरिया। तो वो ये एरिया है, ये वाला पोर्शन दो कर्व्स के बीच में आया, फिर ये वाला पोर्शन, ठीक है, फिर यहाँ से आ गया दिस वन, और यहाँ से आया दिस वन। और आप देखो ये चारों पोर्शन सिमेट्रिकल हैं, चारों एक जैसे हैं। अगर हम कोई एक एरिया फाइंड आउट करें तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये वाला अगर एरिया फाइंड आउट करें, ये एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, ठीक है। अच्छा, हम ऐसा करें कि पूरे सर्कल के एरिया में से, देखो मैं आपको इजी मेथड बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी स्पेस क्रिएट करें, फिर आपको एक इजी मेथड बताता हूँ कि हमने क्या करना है। ये जो आपके सामने 4 एरियाज़ हैं, है ना, आपको नज़र आए, हमने चारों एरियाज़ को कैलकुलेट करना है। मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ध्यान देता हूँ, लाइक दिस, ये 0, ये 1, और यहाँ पे भी 1, ठीक है। अब ये सर्कल की कर्व है और उसके नीचे ये पैराबोला की कर्व है ना, ऊपर सर्कल, ये जो नीचे वाली कर्व है दिस इज़ पैराबोला, और हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो हम ऐसा करें कि सर्कल का पूरा एरिया कैलकुलेट करके उसका 4th पार्ट कर दें, तो हमें सर्कल का इतना एरिया मिल जाएगा, सर्कुलर कर्व का इतना एरिया मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये देखो ये वाला जो एरिया है ये सर्कुलर कर्व का एरिया है, दिस इज़ 1/4 ऑफ सर्कल, उसमें से पैराबोला के अंडर जो एरिया है वो माइनस कर देंगे, तो हमें ये जो शेडेड पोर्शन है ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हम अगर इसको हटा दें, सिर्फ सर्कल को देखें, ऐसे करके जो सर्कल बना हुआ है ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 1। तो अगर हम ये वाला एरिया देखें, दिस विल बी 1/4 πr², आर की जगह पे 1 आएगा, ठीक है। ये एरिया कितना हुआ, π/4, लेकिन हमें ये सारा थोड़ी चाहिए, हमें तो सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, ठीक है। इसका मतलब पैराबोला के अंडर एरिया इसमें से माइनस करेंगे, और कौन सा पैराबोला, ये वाला, और ये इसकी इक्वेशन क्या थी, -x² + 1, और इसको इंटीग्रेट करो फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। ये जो एरिया आएगा ये एक पोर्शन का एरिया होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरे जो दोनों कर्व्स के बीच वाला एरिया है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो एरिया इज इक्वल्स टू π/4 माइनस ऑफ, अच्छा माइनस को अगर अंदर ले जाएं तो ये बनेगा x² - 1 0 to 1, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ये बन गया x² का मतलब हो गया x³ / 3 π/4 प्लस x³ / 3 0 to 1, और -1 के लिए x आ जाएगा 0 to 1, सो दिस विल बिकम π/4 + 1/3 और -1, ठीक है।
0 to 1 पुट करने पे, 0 पर करने में तो कोई फ़र्क ही नहीं आएगा ना, बस ये अपना आंसर आ जाएगा π/4। और इसको सॉल्व किया तो π/4 माइनस 2/3, हाँ ठीक है, π/4 माइनस 2/3, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 4। सो रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज़ द एरिया ऑफ जो एनक्लोज्ड रीजन है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने ऐसे लिख दिया है कि दो कर्व्स के बीच में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है ये वो एरिया है। तो टोटल एरिया इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, π-8/3, एंड दिस एरिया इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा, इसको नाम दिया अल्फ़ा का। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन 9 टाइम्स अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, बीटा पाई प्लस गामा, बीटा पाई प्लस गामा। अल्फ़ा को 9 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 9π माइनस 24 इज इक्वल टू बीटा पाई प्लस गामा। सो व्हाट इज़ बीटा फ्रॉम हेयर 9 एंड गामा इज इक्वल्स टू -24। और हमसे कहा जाता है इन दोनों को माइनस करो, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड करो। तो 9 में से -24 करेंगे 33 का मैग्नीट्यूड करके भी 33 ही रहेगा। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट और देखें, इसमें से एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 1, 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन x स्क्वायर प्लस 1 एंड मॉड ऑफ x इज लेस देन प्लस माइनस 3, ठीक है। अब इसमें तो कर्व्स बहुत सारी आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं, एक एक करके अब देखें ज़रा क्या करना है। सॉल्यूशन 0 ग्रेटर देन, मतलब y जो है 0 से बड़ा होगा, मतलब हमें डाउन साइड नहीं आएंगे, हम x एक्सिस के डाउन साइड नहीं आएंगे। यहाँ से भी y पॉजिटिव होना चाहिए, x एक्सिस के डाउन साइड नहीं आया जाएगा, ठीक है। x का मॉड जो है वो 3 से कम है, इसका मतलब x की वैल्यू x बिलोंग्स टू -3 to 3। ये भी सही बात होगी तो कि दो वर्टिकल लाइंस खिंच जाएंगी, एक -3 पे और एक 3 पे, ठीक है। इतना सब तो हो गया, अब रह क्या गया, एक ये वाला पोर्शन रह गया और एक ये वाला पोर्शन रह गया, इनको उठाते हैं। सो y इज इक्वल टू डबल ऑफ मॉड x प्लस 1 एंड दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, दिस इज अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। इसका ग्राफ, छोटा सा ग्राफ बना के रख लेते हैं ऐसे करके, जो 1 में से पास करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ अब मैंने 2-3 बार अभी बोल भी दिया है, पहले भी सारे लेक्चर्स अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे। अच्छा, अब इसके लिए मॉड ऑफ x, तो मॉड ऑफ x को हटाने के लिए हमें प्लस माइनस चाहिए होगा, तभी तो मॉड ऑफ x हटेगा, है ना। ओके, अब यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू -2x प्लस 1 इफ़ x इज़ लेस देन 0 और y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइन है इसकी स्लोप नेगेटिव है, ये डिसेंडिंग है। ये वाली जो लाइन है इसकी स्लोप पॉजिटिव है, ये असेंडिंग है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है। x लेस देन 0 मतलब x एक्सिस के पीछे पीछे ये वाली इक्वेशन, जैसे ही ओरिजिन आया उसको क्रॉस किया तो ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों को अगर हम प्लॉट करें यहाँ पे, अच्छा अगर x को 0 कर दें y 1 आएगा, मतलब यहाँ पे 0,1 दोनों पे आ जाएगा, है ना। 1 से पीछे ये वाली लाइन जो है वो नीचे आ रही है, ऐसे करके नीचे आ रही है ना, और आगे ये वाली लाइन ऊपर जा रही है। अच्छा, अगर हम y को 0 करें, इसमें y को 0 करें तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये आगे जाके x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी 1/2 पे, सही है। और अगर इसमें हम y को क्या करें 0 करें तो लाइन तो यहाँ से ऊपर जानी है क्योंकि ये असेंडिंग है, लेकिन जब ये पीछे आएगी तो ये x एक्सिस को -1/2 पे कट करेगी। ये बात समझ में आई। जो नीचे आने वाली लाइन है वो इसके लिए है, ऊपर वाले बॉक्स के लिए, जो ऊपर जाने वाली लाइन है वो इसके लिए है, ठीक है। लेकिन हमें ऊपर जाने वाली लाइन का कौन सा पोर्शन रखना है जहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है,
तो नीचे आने वाली लाइन का वो पोर्शन रखना है जहाँ पे x नेगेटिव है, मतलब ओरिजिन से पीछे पीछे, ठीक है। तो हमें ये पोर्शन नहीं चाहिए। और ऊपर जाने वाली लाइन का वो पोर्शन जहाँ पे x पॉजिटिव है, मतलब 0 से आगे आगे, तो ये पोर्शन नहीं चाहिए। अब ये ग्राफ बन गया, ये जो y = 2 mod x+1 लिखा है, ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। और ये अपना पैराबोलिक ग्राफ है सेकेंड इक्वेशन के लिए। अब दोनों ग्राफ्स को हम एक ग्राफ पेपर के ऊपर क्लब करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा वाइट बना देते हैं इसको, जस्ट अ मिनट, ताकि समझना थोड़ा आसान रहे। ऐसे करके ये पैराबोला बनेगा जिसका नाम है y = x² + 1। अब एक लाइन यहाँ से आएगी 1 पे, ठीक है, ऐसे करके ये 1 है, और फिर 1 के बाद लाइन ऐसे चली जाएगी। क्लियर है। ये जो नीचे आने वाली लाइन है इसका नाम है y = -2x + 1, और जो ऊपर जाने वाली लाइन है इसका नाम है y = 2x + 1, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट। अच्छा, अब इसमें अगर हम लेस देन इक्वल टू, है ना, इसमें अगर हम लेस देन लगाएं ऐसे करके, इसमें अगर ओरिजिन पुट करें 0 + 0, 0 लेस देन इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है। तो इसका जो शेड है टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, नीचे की तरफ। जो पैराबोलिक इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें अगर हम ओरिजिन पुट करें तो इसका शेड कहाँ पे होगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1, यही लिखा हुआ है। इसका शेड भी नीचे की तरफ है, इसका शेड भी यहाँ पे आएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दोनों ने ओरिजिन को सेटिस्फाई किया, तो फिर शेड कहाँ पे हुआ, शेड दोनों के नीचे होगा, पैराबोला के भी नीचे, मतलब यहाँ पे ये सब शेडेड पोर्शन होगा, डाउन साइड ये सब शेडेड है, ठीक है। अब कितना नीचे तक आना है, सिर्फ x एक्सिस तक। x एक्सिस के नीचे आए तो y नेगेटिव हो जाएगा, हमें गिवन है y पॉजिटिव है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कहाँ तक चलना है आपको, कहाँ तक चलना है, हमें -3 से 3 तक कवर करना है। अब बात यह है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, लाइन का और पैराबोला का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये नहीं पता। तो हम लाइन और पैराबोला, अच्छा देखो, दोनों तरफ से एक जैसा ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। बस ये है कि राइट साइड पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा। तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों y को आपस में कंपेयर करें, तो अपना आंसर क्या आएगा, x² + 1 = 2x + 1, ये कट गया, ठीक है। यहाँ से एक तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी जो यहाँ पे है 0,1 पे, और एक x2 आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट है 2, तो ये होगा -2, सिंपल बात है, ठीक है। लेकिन हमारी जो इंटीग्रेशन है वो -3 से 3 तक है, ये लास्ट वाले ने कहा था ना, mod of x less than equal to 3, तो -3 -2 से पीछे आएगा, मान लो यहाँ पे कहीं पे आएगा, और 3 जो है वो आगे चला जाएगा, लेट अस से यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। अब मैं इसको हटा दूँ, तो हमें तो यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ये ब्लैक वाली लाइन तक। अब क्या होगा, अब ये वाली जो लाइन है ये ऐसे करके आएगी, है ना, और पैराबोला तो ऐसे चला गया, ऊपर चला गया, पैराबोला ऐसे ऊपर चला गया, हमें दोनों के नीचे रहना है, मतलब अब ये वाला एरिया आ गया, दिस वन, ये वाला एरिया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। इस एरिया के बाद फिर ये वाला पोर्शन है जो पैराबोला को टच करता है, क्योंकि पैराबोला और लाइन के नीचे रहना है ओरिजिन वाली साइड पे, ओरिजिन ने दोनों को सेटिस्फाई किया था, ये वाला एरिया। अब जितना एरिया इस साइड है उतना ही एरिया इधर है, ठीक है। फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पे ये लाइन आगे जाएगी और इसको कट करेगी, तो सेम पोर्शन इधर भी है, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया पैराबोला को टच करने वाला, ठीक है जी। तो आप देखो, ये जो एरिया A1 और एरिया A2 है, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे, डबल करेंगे, तो अपना टोटल एरिया आ जाएगा। एरिया A1 कैसे होगा, ये x = 0 से लेके 2 तक पैराबोलिक कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज एरिया पैराबोलिक कर्व को टच करता है। 2 to 3 में एरिया ने टच किया इस लाइन को, ठीक है। 2 to 3 में ये जो लाइन है 2 पे कट करके आगे चली गई थी, उसमें एरिया ने टच किया लाइन को, सही है। सो एरिया इज़ पहले A1 0 to 2
पैराबोला की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, फिर प्लस 2 2 3 लाइन की इक्वेशन 2x प्लस 1 dx। अब ये जो एरिया आएगा दिस विल बी a1 प्लस a2, इसको प्लस करके मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना तो आपका टोटल एरिया आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब सिंपल एक कैलकुलेशन है, पावर फार्मूला कैलकुलेशन 64/3 इसका आंसर आएगा, एक बार सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स y is equal to e raised to power x and y is equal to e raised to power x minus 1 का मॉडुलस एंड y एक्सिस इज व्हाट। अच्छा, इस बार जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है वो विद रिस्पेक्ट टू मतलब y एक्सिस के साथ जुड़ता हुआ एरिया। लिमिट्स देख लेंगे, अगर y की मिल गई तो ठीक है, नहीं तो x की तो मिल ही जाती है हर बार। ठीक है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x का ग्राफ हम सबको पता है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x का ग्राफ कैसा होता है, सिंपल ऐसे करके, है ना, ई रेज टू पावर x। प्रॉब्लम इसमें आएगी और इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ वाला टॉपिक याद होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के लेक्चर्स आपसे कहा था कि देख लेना अच्छे से। जो हल्की फुल्की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं एरिया अंडर द कर्व्स वाले टॉपिक में हमें बहुत हेल्पफुल रहती हैं, और 2 4 5 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनको अच्छे से लर्न कीजिए। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x माइनस 1 का ग्राफ कैसा होगा। यही ग्राफ जो ऊपर बनाया आपने, बस ये 1 यूनिट नीचे आ जाएगा। पहले देखो यहाँ पे ये जो x एक्सिस y एक्सिस है ना, यहाँ पे 1 है। पहले ग्राफ ऐसे था, 1 में से पास करके गया, अब ये 0 में से पास करके जाएगा। पहले ये वाला जो ग्राफ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो जिसका नाम है y इज इक्वल टू 0, अब ये नीचे आ गई y इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, 1 यूनिट नीचे आएंगे। अब ग्राफ इसके पैरेलल चलेगा और ओरिजिन में से पास करके ऊपर जाएगा। पहले ग्राफ ऐसे था ना, इसके पैरेलल था, 1 में से पास करके गया, पूरा ग्राफ 1 यूनिट नीचे आ गया। तो जहाँ पे ग्राफ y एक्सिस को 1 पे कट करता था, अब वो करेगा 0 पे। ठीक है, ये हो गया ई रेज टू पावर x माइनस 1 का ग्राफ। इस पे मॉडुलस भी है। अब इस पे अगर हम मॉड लगाएंगे तो उससे क्या होगा, ये जो x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है इसकी रिफ्लेक्शन होगी x एक्सिस पे, ये ऐसे बनेगा, और नीचे वाला पोर्शन हट गया, इस पोर्शन को हटा दिया, ये जो ग्राफ बना आपका ऐसे करके, और फिर ऊपर की तरफ ये ग्राफ है ई रेज टू पावर x माइनस 1 मॉडुलस का। ठीक है, ये आपका एक ग्राफ हो गया। और दूसरा ग्राफ कौन सा था, ई रेज टू पावर x। ई रेज टू पावर x का ग्राफ सिंपल ग्राफ है जो ऐसे 1 में से पास करके जाएगा। ठीक है, ये 1 में से पास करके जाएगा ऐसे करके, दोनों कर्व्स यहाँ पे कटेंगी। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा हमें नहीं पता। ठीक है, अच्छा आप देखो इसमें मॉड को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस माइनस ई रेज टू पावर x माइनस 1 ऐसे होगा। तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x माइनस 1 और y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रेज टू पावर x प्लस 1। अब आपने देखा था ना जो ग्रीन कर्व थी, है ना, जो ये वाला जो पोर्शन है कर्व का, ये हमने रिफ्लेक्ट करके नीचे से ऊपर लिया था, तो जिसकी रिफ्लेक्शन होगी वो नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, नेगेटिव वाला वो है, और जो सीधा सीधा बना हुआ था वो पॉजिटिव वाला ई रेज टू पावर x माइनस 1। मॉडुलस को हटाने के लिए 2 साइन प्लस माइनस। जो कर्व ऑलरेडी x एक्सिस के अबव है वो प्लस साइन के साथ, जिसकी रिफ्लेक्शन बनाई आपने वो नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर वाली कर्व है इसका तो नाम ई रेज टू पावर x है ना, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है, ये तो पहले भी पॉजिटिव थी अब भी पॉजिटिव है। ठीक है जी, इसका नाम है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x एंड y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस x कभी भी कट नहीं करेंगे, बिकॉज ये पैरेलल है। ये 1 के बाद ऐसे ऊपर जा रहे हैं पैरेलल इसके। हाँ, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, ये जो ब्लैक कर्व है, और ये जो नीचे आने वाली कर्व है माइनस ई रेज टू पावर x प्लस 1, ये ज़रूर कटेंगे। तो ये जहाँ पे कटेंगे वहाँ पे क्या होगा, ई रेज टू पावर x
विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, क्योंकि ये वाली कर्व और ये वाली कर्व आपस में इस पॉइंट पे कटेगी, तो वहाँ पे दोनों का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज़ 1, ई रेज टू पावर एक्स इज़ 1/2, आपने ln लगा दिया दोनों तरफ, x इज़ इक्वल टू ln हाफ, तो इस पॉइंट का नाम है ln हाफ, या फिर आप इसको लिख सकते हो माइनस ln2। पता चला कैसे आया, 2 ऊपर चला जाएगा, पावर में -1 आगे आएगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट है दिस इज़ माइनस ln2, ठीक है। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है दिस इज़ माइनस ln2, ये जो पॉइंट लगाया मैंने, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, दोनों के बीच में जो एरिया आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और वो एरिया कौन सा वाला कैलकुलेट करना है हमें, विद y एक्सिस। ओके, अब देखना पड़ेगा कि दोनों कर्व्स के बीच में विद y एक्सिस एरिया कौन सा है, y एक्सिस के साथ जुड़ता हुआ एरिया। सो आप ध्यान से देखो, एरिया एनक्लोज्ड मतलब जो एरिया बाउंड हुआ दो कर्व्स और y एक्सिस के साथ, वो ये वाला एरिया है। देखो मैंने यहाँ पे शेड किया है, ये वाला एरिया, ऊपर ब्लैक कर्व है, नीचे ग्रीन कर्व है। इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो ये ऐसे बना हुआ है, ये आई आपकी ऊपर से ग्रीन कर्व, ठीक है, और यहाँ से आई ब्लैक कर्व, और ये अपना है, एक सेकंड ज़रा, एक सेकंड, बस एक सेकंड, यहाँ पे अपना y एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे y एक्सिस, और ये कर्व ऐसे आई और ब्लैक कर्व ऐसे आई। तो अब आप देखो, ये वाला जो एरिया है ये y एक्सिस को टच करता है और दोनों कर्व्स के बीच में बाउंड भी है। सो एंड दिस पॉइंट इज़ माइनस ln2 और ये है ओरिजिन। तो आप देखो, अगर इस एरिया को ध्यान से देखो, ऊपर कौन सी कर्व है, ब्लैक कलर वाली, जिसका नाम है ई रेज टू पावर एक्स, और नीचे कौन सी कर्व है, ग्रीन कलर वाली, जिसका नाम है, इस कर्व का नाम है माइनस ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1। और माइनस ln2 से 0 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर वाली कर्व में से नीचे वाली कर्व को माइनस करेंगे तो दोनों के बीच का एरिया मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ये एरिया y एक्सिस को टच करता है, एंड दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ द रीजन एनक्लोज्ड, जो बंधा हुआ है दो कर्व्स के बीच में, ठीक है। सो एरिया इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ऑफ माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 माइनस ln2 से 0 तक। तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, 2 बाहर आएगा, ई रेज टू पावर एक्स का सेम माइनस ln2 से 0, फिर माइनस बनेगा -1 के लिए x, ठीक है, माइनस ln2 से 0 माइनस ln2 से 0 पुट करेंगे तो ई रेज टू पावर 0 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ln2, जिसको ln हाफ लिख लें, ई और ln कट गया तो माइनस हाफ रह गया यहाँ पे, ये चीज़ क्लियर है। फिर माइनस 0 पुट करेंगे, 0 माइनस ln प्लस ln2, तो 1 में से हाफ निकल गया, हाफ और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 1 रह गया, 1 माइनस ln2, तो इसका आंसर बनेगा आपका, ये बना 1, ये माइनस ln2, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा 1 माइनस ln2, ठीक है। नाउ वन लास्ट फॉर टुडे, x² + 4x + 2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x + 2। अच्छा, यहाँ पे फिर से एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन पे अगर हम ध्यान दें, ये तो क्वाड्रेटिक है, y इज़ इक्वल टू x² + 4x + 2, एंड एक है y इज़ इक्वल टू मॉड x + 2। अच्छा, y इज़ इक्वल टू मॉड x का ग्राफ v शेप, x + 2 का ग्राफ भी सेम वैसा ही, बस कॉर्नर जो है वो -2 पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2 होगा और ऐसे करके कॉर्नर होगा। जो लाइन ऊपर जाएगी उसकी इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू x + 2, जो लाइन नीचे आएगी उसकी इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ x + 2, ठीक है, सही है ये।
जो लाइन ऊपर जाएगी उसकी इक्वेशन है x+2 पॉजिटिव, जो नीचे आएगी उसकी इक्वेशन है y = -(x+2). इसकी बात करें, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक है, अपवर्ड पैराबोला। इसकी रूट्स क्या आएंगी, चेक करके देखें ज़रा, इसकी रूट्स क्या बनेंगी, या फिर ये रूट्स तो निकलेंगी ना, है ना, प्लस करके 4 और मल्टीप्लाई करके 2, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो हम इसका सिंपल ग्राफ अगर देखें, अगर हम x को 0 करें तो y 2 आएगा, मतलब ये y एक्सिस को 2 पे कट करेगा। अच्छा, इसका वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे आएगा, वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है -b/2a, -d/4a। ठीक है, अगर तो देखो रूट्स मिल जाएंगी तो रूट्स का सम करो, उसका मिडल ले लो, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो। तो वर्टेक्स कहाँ पे आएगा इसका, -4/2 मतलब -2 पे, कॉमा द x की वैल्यू -2 आएगी, कॉमा यहाँ पे कोई y कोऑर्डिनेट आएगा, वो देख लेते हैं क्या होगा। अच्छा, देख ही लें फिर क्या होगा। माइनस ऑफ d कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 -4ac 4 2 8 बाई 4 टाइम्स 1 -2 कॉमा ये आपका बनेगा -8/4 -2 कॉमा -2। इसने काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व किया अभी पता चलेगा जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि जो वर्टेक्स है वो -2 पे है यहाँ पे, तो पैराबोला यहाँ पे टर्न लेगा और y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जब x 0 है। अगर मैं इसमें x को 0 करूँ तो y 2 आएगा, y 2 यहाँ पे आएगा, मतलब पैराबोला कुछ ऐसे करके जाएगा ना, यहाँ से आएगा और यहाँ से टर्न लेके -2 थोड़ा यहाँ लगाएं, यहाँ से ऐसे टर्न लेके और इसमें से पास करेगा, ठीक है, और पीछे वाली साइड से पैराबोला ऐसे करके आएगा। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया है। -2 कॉमा वर्टेक्स की वैल्यू, मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ये रहे। ठीक है, पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे करके -2 कॉमा -2 पे इसका वर्टेक्स आ गया। अच्छा, जो लाइन थी वो भी यहीं से गई है, ऐसे करके लाइन गई। इसका मतलब कि अगर मैं -2 को मिडल लाइन मान लूँ, इस लाइन को अगर मैं मिडल पे रखूँ तो हमारी दोनों कर्व्स -2 के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, जो लाइन ऊपर जाएगी उसका नाम है x+2 और जो लाइन इधर आएगी इसका नाम है x -2, है ना। ठीक है, तो हमारा इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। अब हमें बस ये देखना होगा कि शेड कहाँ पे होगा। ऑफ कोर्स देखो, शेड जो है वो दोनों के बीच में ही होगा, वो आप करके देख लेना चाहिए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, शेड दोनों के बीच में ही होगा। सही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें दोनों का कहाँ पे है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो चलो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ये अपना ओरिजिन है। ठीक है, ये है y = x+2 और पैराबोला की इक्वेशन ये वाली, दोनों का y कंपेयर करें, इसको हटाएं यहाँ से। पैराबोला के लिए y था x² + 4x + 2 और ऊपर जाने वाली लाइन के लिए x+2, ये कट गया, तो x² + 3x = 0। x कॉमन आएगा 0, या फिर x की वैल्यू क्या कहते हैं, -3। ठीक है, ये x = -3 का मतलब है कि ये वाली लाइन जब पीछे आएगी, ठीक है ना, ये वाली लाइन जब पीछे आएगी तो जहाँ पे कटेगा वहाँ पे x -3 है, पर उससे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। और x = 0 का मतलब है कि ये लाइन इस पैराबोला को 0 पे कट करेगी। x 0 मतलब ये लाइन का जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, ऐसे करके यहाँ पे कटेगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। अब देखो, x 0 इसमें पुट करो तो भी y 2 आएगा, x 0 इसमें पुट करो तो भी 2 आएगा। और सेम इसी तरफ से ये लाइन ऐसे जाएगी, क्योंकि ये 2 यूनिट आगे कटी है तो यहाँ पे भी ये 2 यूनिट पीछे कटेगी
तो ये जो पॉइंट आएगा -4 आएगा। आप फाइंड आउट करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। दूसरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके लिए आप क्या करो, x² + 4x + 2 को इक्वेट कर दो -x -2 से। तो ये आपका बना x² + 5x + 4। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आ जाएगी -4, एक आएगी -1। -1 आगे जाके आएगा, वो हमें चाहिए नहीं, -4 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये वाला एरिया बाउंड हुआ। इन दोनों के बीच में अपना ये एरिया बाउंड होगा यहाँ पे, एक तरफ से ये वाला एरिया, ठीक है, और दूसरी साइड से यह। दूसरी साइड से हमारा ये वाला एरिया बाउंड हुआ। ठीक है, अब हमें इन दोनों एरियाज़ को कैलकुलेट करना है, तो कर लेते हैं कैलकुलेट। ऊपर, अच्छा, दोनों तरफ एरिया सिमेट्रिकल है, ऊपर लाइन है, नीचे पैराबोला है। लाइन में से पैराबोला को माइनस करेंगे और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगी, एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट अगर देखें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये वाला है -2, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है 0 पे। ठीक है, -2 से 0 इंटीग्रेट करेंगे, लाइन को ऊपर रखेंगे, पैराबोला को नीचे रखेंगे। सो लाइन कौन सी है, ये ऊपर जाने वाली x+2 वाली। ठीक है, सो एरिया इज इक्वल टू x+2 माइनस पैराबोला x² -4x -2 फ्रॉम -2 to 0, ये कट गया। ठीक है, ये बना -x² जिसका इंटेग्रल आएगा -x³/3 -2 से 0, फिर ये -3x बनेगा, -3 बाहर, x का बनेगा x²/2 -2 to 0। ये एक साइड का एरिया है, बाद में इसको डबल कर देंगे। ठीक है, 0 पुट करने पे 0 आएगा, फिर -1/3, 0 -2 का क्यूब -8। ठीक है, ये ठीक है ना, ये 0 लगाएंगे, फिर माइनस करके -2 का क्यूब -8 प्लस हो जाएगा, फिर -3/2, 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4, तो ये बन गया आपका -8/3 प्लस 4 ने 2 को कट किया, 2 3 = 6 और इसका एलसीएम लिया तो 18 में से 10/3 मिला। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, सो इसका डबल होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज़ 20/3। चेक करें ज़रा अपना ऑप्शन, 20/3, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, सो आई होप this much is clear, and that's all for today.